ओके स्टूडेंट्स, सो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारा चल रहा है टॉपिक। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं और उनको हमने डिराइव किया था पिछले क्लास में इंटीग्रेशन मेथड से। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट में ले जा करके ड्रॉप कर दिया जाए, सिंपली ऐसे ले जाएं और उसको ड्रॉप कर दें। ऐसे पुश नहीं करना है और ना ऊपर की तरफ धक्का देना है, बस ऊपर ले जा करके किसी ऑब्जेक्ट को हमें ड्रॉप कर देना है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट लेगा और उसको ऐसे गिरा देना है बस। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर फ्री फॉल या मोशन अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल है, एक स्पेसिफिक केस है, और इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहता है। तो इस तरह के मोशन को ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, उसके बाद ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले मोशन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ले जाएं और वहां से ड्रॉप कर दें, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या ऑब्जर्व किया गया वो देखते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऐसे कुछ बॉल जैसा ऑब्जेक्ट था, और इसे जब ड्रॉप किया गया, यानी कि जब टाइम का स्टार्टिंग हुआ, तब मान लो टाइम था 0 और इसको बस हाथ में ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे बस पकड़ के रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट उस समय कोई भी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के पास नहीं है, बस ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है और अब इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो इनिशियली टाइम 0 था और इनिशियल वेलोसिटी यानी u भी 0 थी। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि 1 सेकेंड के बाद, यानी जब टाइम 1 सेकेंड हो जाता है, तब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर 1 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद जब इस ऑब्जेक्ट को और आगे जाने देते हैं, तो और एक सेकेंड के बाद जब देखा गया, तो फिर यहाँ पर मान लो टाइम हो गया 2 सेकेंड, और अब जो ऑब्जेक्ट था, अब उसकी वेलोसिटी हो जाती है 19.6 मीटर पर सेकेंड। और फिर और एक सेकेंड जब हो गया, यानी कि अब टोटल टाइम हो गया 3 सेकेंड। तो अब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखा गया, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ जाती है कितनी, और 9.8 इसमें ऐड हो जाता है 19.6 में, और 9.8 अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 19.6 प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से और एक सेकेंड जब हो जाता है, मान लो टोटल टाइम हो गया 4 सेकेंड, तो और एक सेकेंड जब हो गया तो उस समय वेलोसिटी देखी गई, तो उसमें और 19.8 ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी हर एक सेकेंड के बाद वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड ऐड होते चला जाता है। तो अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जाए, कोई भी दो टाइम इंटरवल के, कोई ये टाइम इंटरवल ले लिया, कोई दो टाइम ले लिया हमने, ये 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में, यानी कि टाइम इंटरवल कितना हुआ 1 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल में कहीं पर भी दो हमने कंसेक्यूटिव टाइम लिए, 3 सेकेंड 4 सेकेंड भी ले सकते हैं कहीं पर भी। तो इसमें जब हम चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है। यानी अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, तो वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस तरह की जो मोशन हो रही है, जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट में ले जाकर ड्रॉप कर दिया, बस ऐसे छोड़ दिया, तो क्या ऑब्जर्व करने मिल रहा है कि हर एक सेकेंड में वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है इतना 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर ये काम किया जाए, कोई दो कंसेक्यूटिव टाइम लिए जाएं और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड के लिए अगर कैलकुलेट किया जाए, तो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोशन हो रहा है, यानी कि फ्री फॉल वाला जो मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है,
और ये सब जगह एक जैसा है, यानी कि कोई अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था कि कहीं पर भी हम ले लें, कोई भी टाइम इंटरवल ले लें तो हमेशा ही एक्सेलरेशन इतना आता है। मान लो कि अगर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड ये वाला अगर हम ले लें टाइम इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें डेल्टा टी हमारा हो जाएगा 2 सेकेंड, और डेल्टा यू अगर निकालेंगे तो 19.6 प्लस 9.8 प्लस 9.8, और पहले वाली वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी 19.6, तो 19.6 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 प्लस 9.8 यानी कि 19.6, और टाइम इंटरवल हमारा इस बार है 2 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेल्टा यू की वैल्यू मिलेगी। कितनी वैल्यू मिलेगी? डेल्टा यू की वैल्यू ये आ गई हमारी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे ये सेकंड वाले केस में, और डेल्टा टी यहाँ लिखेंगे यानी 19.6 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, तो फिर से हमारा एक्सेलरेशन उतना ही आ जाएगा। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम एक्सेलरेशन ही हमें मिल जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे ही किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो सब जगह सेम एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। कितना मिलेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही कांस्टेंट है, और वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हमें मिला है, इसी एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, और बाकी इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, फर्दर डिटेल वहाँ पढ़ा जाएगा। यहाँ हमें बस ये पढ़ना है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रोल है। ठीक है, तो ये तो बात हुई जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप किया गया है। यहाँ से हमने ड्रॉप कर दिया तो हमें इतने एक्सेलरेशन से चलता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे यहाँ वेलोसिटी लिखा हुआ है t इक्वल टू 1 सेकेंड, जहाँ पर है इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट O था, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसी तरह आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा है A पॉइंट पर वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, U और B पॉइंट पर 19.6 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस है A से B, ये जो डिस्टेंस है, ये गैप है, इसमें वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, और जब यहाँ पहुँचेगी तभी 19.6 मीटर पर सेकेंड होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमने सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर लिखा है कि यहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी थी। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जब तक A से B नहीं पहुंच जाएगा तब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। A से B तक जाने के टाइम में, यानी कि जब 1 से 2 सेकेंड जब हमारी घड़ी चल रही है, ऐसे में पता नहीं चलता है 1 से 2 सेकेंड, बहुत ऐसे एक झटके से घड़ी का जो कांटा है वो घूम जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 1 से 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वहाँ भी कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो जो कंटिन्यूस चेंज होता है उसी को हमने पहले पढ़ा था, उसको कहा था हमने इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस मीन्स 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में जो इंस्टेंट है। अब इंस्टेंट का साइज कितना बड़ा होता है, तो कितना भी छोटा इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स होता है कि 0 से जस्ट बड़ा। ठीक है, बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो A से B जब जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वहाँ भी लगातार वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, इस डायग्राम से ये कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं निकालना है कि 1 से 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब 2 हुआ तभी अचानक से 19.6 हुआ, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस चेंज होते रहती है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये तो हमने फ्री फॉल के लिए समझ लिया कि जब फ्री फॉल होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर इसका जस्ट ऑपोजिट किया जाए, जस्ट अपोजिट मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे छोड़ा गया है, इसकी बजाय अगर नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ा, फेंका जाए ऑब्जेक्ट को, मान लो कि अब हम इस सबको हटा देते हैं और अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया,
ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और मान लो इसी पॉइंट से डी पॉइंट से थ्रो किया हमने। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से थ्रो करते हैं इस पॉइंट से, और हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी इतनी दे दी थी, ठीक है, कितनी 19.6 प्लस 9.8 प्लस 9.8, इसको देख लेना ऐड करके जो भी आए। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को अगर हमने थ्रो किया, मान लो ये डी पॉइंट था, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, अब हमारा t इक्वल टू 0 इधर है, हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो जब यहाँ पहुँचेगा c पॉइंट पे, तो इसकी वेलोसिटी में से 9.8 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगा। अब वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 प्लस 9.8, ठीक है, कब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। फिर ऑब्जेक्ट और ऊपर जाएगा, और 1 सेकेंड बाद जब हम इसे देखेंगे ऑब्जेक्ट को, अब कितने सेकेंड हो गए, अब हो गए हैं 2 सेकेंड्स। तो अब जब यहाँ पहुँचा b पॉइंट पे, तो अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 में से 9.8 और कम हो गया, अब वेलोसिटी हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 1 सेकेंड जब हो गया, यानी कि टाइम जब हो गया 3 सेकेंड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुंचा, तो अब वेलोसिटी में 9.8 और कम हो गया, अब वेलोसिटी हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ जब पहुंचा इस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पे जब पहुंचा, तो अब हो गए हमारे t इक्वल टू 4 सेकेंड, और अब वेलोसिटी में 9.8 और कम हो जाएगा, और वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस में हमें क्या पता चला कि अगर वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो, वर्टिकली अपवर्ड मोशन होता है तो हर 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में डिक्रीज हो जाता है, और अगर ऊपर से ड्रॉप किया था तो हर 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड ऐड होते चला जाता है। तो दोनों ही केस में अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वो दोनों ही केस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। यानी कि हर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकेंड इतना बढ़ जाता है, ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है हर 1 सेकेंड के बाद। तो इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा, तब एक्सेलरेशन को लिखा, अब a की बजाय यहाँ g सिंबल यूज कर सकते हैं, स्मॉल g, 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन इतना होगा, और वर्टिकली अपवर्ड मोशन जब हो रहा होगा तब भी एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा। तो यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन के लिए अगर हम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखें, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे क्या थे, वही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v इक्वल टू u प्लस at और s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन भी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो ये हमारे इक्वेशंस हैं। अब इनमें भी ये इक्वेशंस भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होते हैं। तो हमारा अब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो a की बजाय g है, ठीक है। लेकिन a की बजाय g यहाँ सब जगह लिख दोगे तो भी बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात यह है कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। a जो है वो प्लस g होगा या a जो है वो माइनस g होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, हमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है। तो जनरली ऐसा किया जाता है, कन्वेंशनल वे में ये करते हैं कि इस तरफ हम ले लेते हैं वर्टिकल, मान लो ये वर्टिकल प्लेन है, तो इस तरफ अगर हमने ले लिया प्लस x डायरेक्शन, इस तरफ ले लिया माइनस x, तो इधर हो जाएगा हमारा प्लस y और इधर हो जाएगा माइनस y। तो अगर ये हमारे एक्स वाई एक्सिस वर्टिकल प्लेन में है तो इसको हम ले लेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस y को, और नेगेटिव y को ले लेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस तरह से कन्वेंशनली ले लेते हैं। अदरवाइज इसको उल्टा भी कर देंगे तो भी बात सही होगी, बिकॉज ये जस्ट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है।
और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी डायरेक्शन को हम अपना रेफरेंस मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही माने, बट कन्वेंशनली ऐसा किया जाता है। अदरवाइज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने से हमारा काम आसानी से हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने डायरेक्शंस डिसाइड कर लिए, तो इसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट है, y की जगह पे तुम s भी सोच सकते हो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो हम उसे ले लेते हैं पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट के अगर अगेंस्ट है तो हम ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रखा है डिस्प्लेसमेंट, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तब उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और अगर इसका अपोजिट ले लिया, इधर हमने प्लस ले लिया और इधर ले लिया माइनस, तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशंस में ए की जगह पर प्लस जी या माइनस जी लिख दिया जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम पहले से जी लिख करके तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू प्लस जी या माइनस जी लिखी जाएगी। तो ये तो रहा डिस्कशन मोशन अंडर फ्री फॉल के लिए। तो इसमें ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि चाहे मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो या वर्टिकली डाउनवर्ड हो, इन जनरल इसको मोशन अंडर फ्री फॉल ही कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ और भी इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनसे ये प्रूव हुआ है कि ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है कि वो ग्राउंड को या जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको कितनी देर में हिट करेगा। ठीक है, तो तुम्हें वो फेमस एक्सपेरिमेंट याद ही होगा जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर जाकर किया गया था। किसने किया था, कब किया था, कैसे किया था, वो तुम YouTube में देख सकते हो। इतना काम तुम्हें खुद से करना होगा, थोड़ा अपने आप से भी एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कशन करेंगे कि अगर दो मास ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मासेस मान लो अलग अलग हैं, m1 और m2 दो मासेस हैं। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि लेट m2 इज ग्रेटर देन m1, एक मास ज्यादा है और एक कम है, अगर इन दोनों मास बॉडीज को इक्वल हाइट से ड्रॉप किया जाए, ठीक है, दोनों मास ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप्ड फ्रॉम एन इक्वल हाइट, दोनों को इक्वल हाइट से ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक किसी टावर पे ले गए और वहां से दोनों को ड्रॉप कर दिया। तो ये पहले ऐसा सोचते थे लोग कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, जल्दी ग्राउंड को हिट करेगा, क्योंकि वो हैवी है तो वो जल्दी नीचे आ जाएगा, और जो कम मास वाला है वो देर में नीचे आएगा। तो अगर मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करें तो पता चलता है कि ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड ही नहीं करता है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज करें तो इस बात को प्रूव किया जा सकता है। मान लो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और h हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया था। मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट को लिया गया और ये हमारा ग्राउंड लेवल था, h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, ये h हाइट है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो s को अगर हमने प्लस h लिया, मान लो कि हमने डाउनवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, जैसे अभी डिस्कशन कर रहे थे कि हम डिस्प्लेसमेंट को किस तरफ पॉजिटिव लेंगे किस तरफ नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है उसका साइन डिसाइड होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस जी होगा या माइनस जी होगा, ये उसी से डिसाइड होता है। तो अगर हमने वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया है तो और ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्योंकि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है तो उसका साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। ठीक है, और टाइम हमें निकालना है, कितना टाइम लगेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया गया था, बस ऐसे छोड़ दिया था, उसको फेंका नहीं है, ना ऊपर की तरफ फेंका ना नीचे की तरफ फेंका, जस्ट ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो u 0 है। तो अगर इस इक्वेशन को यूज किया जाए इन वैल्यूज के साथ तो हमें क्या मिलेगा, h इक्वल टू 0,
प्लस 1/2 और a की जगह प्लस g लेना है तो 1/2 GT²। यहाँ से t अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2h/g। ठीक है, तो 2h/g जो हमारी t की वैल्यू आ गई है, इसमें देखो इसमें कहीं पर भी मास नहीं आ रहा है, तो यानी जो ये t की वैल्यू है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इस एक्सप्रेशन में कहीं भी मास नहीं आ रहा है, यानी कि जो टाइम ऑफ फॉल है, जो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया गया है, ड्रॉप कर दिया, उसमें मास पर डिपेंडेंस है ही नहीं। मास पर डिपेंड ही नहीं करता है, चाहे मास 500 ग्राम हो और चाहे 5 किलो हो और चाहे 5000 किलोग्राम हो। जब ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया जाएगा तो वो सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि उनका जो टाइम है वो √h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको देखें, t इक्वल टू √2h/g। तो g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कांस्टेंट है, और जो h है, h हाइट पर डिपेंड करता है, यानी कि जो t है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h। ये मास पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो मास ऑब्जेक्ट्स का कितना भी हो, कितना भी मास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप किया जाएगा तो वो इक्वल टाइम में ही ग्राउंड को आकर के हिट करेंगे। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था इस बात को समझने के लिए। और अब और एक बात इसी से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट, अब इसी बात को दूसरी तरह से भी प्रूव किया जा सकता है कि मान लो एक ही मास का ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको हम डिफरेंट हाइट से ड्रॉप करेंगे। तो अगर हमने ऐसे लिख लिया, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h1, मान लो h1 हाइट से ड्रॉप किया, तो क्या इक्वेशन आएगी, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। ये हमारी इक्वेशन थी। तो अगर h1 हाइट से ड्रॉप किया तो होगा h1 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 GT²। ठीक है, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, √2h1/g। और इसी तरह से अगर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h2 कर दें, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h2, तो हमारा जो t आएगा, इसको t1 मान लेते हैं और इसको t2 मान लेते हैं, तो हाइट h2 होने पर आ जाएगा 2h2/g। ठीक है, और अगर हम टाइम का रेशियो निकालें, t1/t2 अगर करें, दोनों केस में टाइम का रेशियो निकालें, यानी एक ही ऑब्जेक्ट था, उसको हमने h1 हाइट से गिराया तो t1 टाइम लगा, h2 हाइट से गिराया तो t2 टाइम लगा। तो अगर हम इन दोनों टाइम का रेशियो निकालेंगे तो वो आ जाएगा √h1/√h2। तो उसी बात को प्रूव करने का ये दूसरा तरीका है। कौन सी बात, कि टाइम जो है वो √h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम इस फैक्ट को चेक करने की कोशिश करें, इस फैक्ट को अगर चेक करने की कोशिश की जाए कि क्या सचमुच ऐसा है, तो हम छत पे जाएं और वहां से ड्रॉप करें एक पेपर पीस को ड्रॉप करें और एक पत्थर को ड्रॉप करें, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि पहले कौन नीचे आ जाएगा, पेपर पीस नीचे आ जाएगा पहले या पत्थर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, कौन से लिए, एक हमने लिया पेपर का पीस लिया, पेपर पीस ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया स्टोन। तो ऑब्जर्व, और ऑब्वियसली ये पेपर पीस और स्टोन को अगर हम देखें तो पेपर पीस का मास है मान लो m1 और स्टोन का मास है मान लो m2। तो हमने खुद ही ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि m2 जो है वो ग्रेटर देन m1 है। ठीक है, और फिर इन ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इक्वल हाइट से ड्रॉप कर दें, मान लो कि किसी टावर पे चढ़ गए, ये मान लो एक टावर था, ठीक है, ये एक टावर था और इसके ऊपर चढ़ गए और यहाँ ऊपर जाकर के हमने यहाँ से एक पेपर पीस और एक स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक, तो पेपर पीस जो हमारा था, पेपर पीस यहाँ ग्राउंड पर देर में पहुंचता है और जो स्टोन था वो जल्दी पहुंच जाता है। तो क्या इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन है, ये वाली जो कैलकुलेशन थी क्या, कि t इज प्रोपोर्शनल टू √h, तो दोनों को इक्वल हाइट से छोड़ा गया है, पेपर पीस को भी और स्टोन को भी, दोनों के लिए हाइट h है। लेकिन फिर भी हमारा डेली लाइफ में जो, अगर हम इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेपर पीस देर में नीचे पहुंचता है और स्टोन जिसका मास ज्यादा था वो जल्दी नीचे पहुंच जाता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कैलकुलेशन गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये कैलकुलेशन हमारा सही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इसका अपोजिट हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। तो उसका रीजन ये है कि पेपर पीस पर जो एयर का ड्रैग है, एयर का ड्रैग यानी जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसका ड्रैग ज्यादा है। तो उस ड्रैग का मतलब होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट पर उस मीडियम की वजह से एक ड्रैगिंग फोर्स काम करता है, जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। ये विस्कोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, आगे आने वाले चैप्टर्स में। मोशन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज करके एक चैप्टर है, उसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्दर कि विस्कोसिटी ऑफ मीडियम का क्या मतलब है। तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है मैथमेटिकली, जिसमें दिखाया गया कि T इज प्रोपोर्शनल टू रूट एच, ये वाली कैलकुलेशन ये मानकर की गई है कि एटमॉस्फेयर में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। तो अगर एटमॉस्फेयर में वैक्यूम होगा तब हमारा ये जो मैथमेटिकली जो भी आया है रिजल्ट T प्रोपोर्शनल टू रूट एच, दिस विल बी ट्रू। लेकिन अगर हम एयर में देखते हैं, अपनी डेली लाइफ में जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एटमॉस्फेयर में एयर भी होगी। तो एटमॉस्फेयर की एयर की वजह से जो ड्रैगिंग फोर्स होगा, उस फोर्स की वजह से मोशन पर एक रेजिस्टेंस काम करता है। और ये जो ड्रैगिंग फोर्स है ये ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है और उसकी एटमॉस्फेयर के साथ रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो पेपर पीस जो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी भी स्टोन के कंपैरिजन में कम है, और उसका अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी स्टोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। एक कॉपी से अगर एक पेपर फाड़ लेते हैं या आधा भी कर देते हैं तो हम देखेंगे कि वो स्टोन के कंपैरिजन में नीचे देर में पहुंचता है, क्योंकि उस पर एयर का ड्रैगिंग फोर्स ज़्यादा है। तो उस ड्रैगिंग फोर्स की वजह से पेपर पीस देर में नीचे पहुंचता है और स्टोन जल्दी नीचे पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये ड्रैगिंग फोर्स नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होता, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर नीचे पहुंचते। इस चीज को प्रूव किया गया है, स्पेस में जाकर एक्सपेरिमेंट किया गया, मून पर जाकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। वहां पर एक फेदर, एक चिड़िया का फेदर लिया और एक हथौड़ी लिया, दोनों को ऐसे एक साथ ड्रॉप किया गया, तो दोनों सेम टाइम पर मून के सरफेस पर गिरते हैं। तो उसका रीजन ये है कि मून सरफेस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वहां जैसे यहाँ एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, मून पर ऐसा कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो वहां अगर ऑब्जेक्ट्स को गिराएंगे तो वहां पे ड्रैगिंग फोर्स भी नहीं होगा, सिर्फ जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वही एक्ट करता है। तो वहां ये चीज प्रूव किया गया है। और अर्थ पे भी अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाए कि जहां पर वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, एटमॉस्फेयर को पूरी तरह हटाया जा सके, तो अर्थ पर भी इस चीज को प्रूव किया जा सकता है। तो इसके लिए तुम YouTube में सर्च करना, तुम्हें कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये दिखाया गया, जैसे मून वाला दिखाया गया। तो तुम सीधे सर्च में यही डाल देना कि वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन मून सरफेस या ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन मून सरफेस, ऐसा कुछ तुम अगर डाल दोगे यूट्यूब में तो तुम्हें वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते, ये तो छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट है, ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो और करना चाहिए भी। इससे थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है सब्जेक्ट में, लगता है कि हाँ जो बुक में पढ़ रहे हैं वो सचमुच में होता है। नहीं तो फिर बड़े होकर के बाद में बोलोगे कि इतना हमने पढ़ा था, इसका कहीं यूज तो हुआ ही नहीं। तो सच्चाई ये नहीं कि यूज नहीं होता, यूज होता है, तो हम लोग यूज करते नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में यूज करते नहीं है, बाद में बोलते हैं कि ये तो पढ़ के कोई फायदा नहीं हो, कहीं यूज नहीं, यूज होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, छत पे जाना, पत्थर और पेपर पीस को गिरा के देख लेना, बहुत सिंपल सी बात है। और दूसरा एक काम भी कर सकते हो, एक दो पेपर पीस लेना है, एक को ऐसे ही फाड़ना, कॉपी से फाड़ना नहीं, कहीं फटा पड़ा हो तो लेना, न्यूज़पेपर हो तो यूज कर लेना। तो उस पेपर को ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरा क्या करेंगे, उसी साइज के पेपर को लेकर पूरा ऐसे क्रम्बल कर देंगे, पूरा ऐसे मोड़ मार देंगे, और उस पेपर पीस को, जो खुला हुआ पेपर है और जो क्रम्बल्ड पेपर है, दोनों को अगर ड्रॉप करेंगे तो देखना कि कौन सा पहले जाएगा, ठीक है। खुला हुआ पेपर पहले नीचे पहुंचेगा या क्रम्बल किया हुआ पेपर पहले नीचे पहुंचेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन करना और सोच के देखना कि ऐसा क्यों हुआ, कि जो खुला हुआ पेपर है
वो अलग टाइम में नीचे पहुंचता है और जो क्रम्बल्ड पीस ऑफ पेपर है वो अलग टाइम में पहुंचता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये तुम लोग सोच कर देखना। बाकी अब ये फ्री फॉल के अंडर में जो मोशन है इसके लिए जो क्वेश्चंस हैं इनको भी सॉल्व करना है, इनकी एक्सरसाइज करनी है और बस वही बात ध्यान रखनी है कि कब एक्सेलरेशन को प्लस जी लेना है और कब एक्सेलरेशन को माइनस जी लेना है। और इसके लिए अभी जैसे डिस्कशन हुआ है बहुत सिंपल सी बात बता दी है कि कब क्या करना है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देख लेना कि तुमने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किस तरफ पॉजिटिव लिया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। अब s के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर s हमने ऊपर की तरफ लिया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर s हमने नीचे की तरफ पॉजिटिव ले लिया, ये s का पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाया गया। अगर s ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो a की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, और s अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया गया है तो फिर उस केस में a की वैल्यू प्लस जी हो जाएगी। ठीक है, तो g का डायरेक्शन तो हमेशा नीचे ही रहता है, बट हमें प्लस जी लेना है कि माइनस जी लेना है ये s के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और s का डायरेक्शन हमारी सुविधा पर डिपेंड करता है कि हमें वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव लेने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड लेने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसकी एक्सरसाइज कर लेना एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन कर लेने से ये कॉन्सेप्ट आराम से हो जाएगा। और ये 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है, वहां पर इसके क्वेश्चंस थे, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे, वो तुम्हारा खुद का काम है, उसको कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे क्लास में इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को और डिस्कस करेंगे। ठीक है।